अब उन्होंने क्लियर बात कही ना, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, 272 नहीं होगा, गठबंधन की सरकार चलेगी, लेकिन होगी बीजेपी एनडीए की सरकार लेड बाय मोदी। अब बोलिए आप। ये दूर दूर तक नहीं होगा सर अब। और जैसे जो हुआ ना कि आशीष जी कह रहे थे कि क्यों इतनी आग दिख रही है, इतना वो आग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर को अगर आप जानते हैं तो अगर उनको 500 सीटें भी आएंगी ना तो 500 से 500 आगे बढ़ने के लिए वो वही आग आपको नजर आएगी। वो इतना स्पेस भी नहीं देते और किसी लेवल पे नहीं देते, चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी लेवल पे नहीं। और जैसा कि पीएम बार बार इस बात को कहते भी हैं कि जब सरकार चलाइए तो शासन चलाइए सरकार के हिसाब से, जब पॉलिटिक्स हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में प्रधानमंत्री का क्या बयान था? हिमाचल में प्रधानमंत्री का बयान था कि आप प्रत्याशी को मत दिखिए, आप मुझे वोट दीजिए। इस बार भी और जनता ने नहीं दिया, लेकिन जनता ने नहीं दिया। हो सकता है ना ऐसा, लेकिन दूसरी चीज सौरभ की जो आपने शुरू में पकड़ लिया था, बिहार के चुनाव हुआ कि पीएम क्यों बोल रहे हैं, जो आपने कहा ना कि संविधान संशोधन हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस तरह का फेक इमोशनल नैरेटिव चलाइएगा और इधर से काउंटर भी ना हो। 2015 का शुरुआत इसकी राहुल गांधी ने की, शुरुआत वहां से हुई है और उसका काउंटर करना ही होगा। 2015 का विधानसभा बीजेपी क्यों हारी थी? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी चरम पे थी बिहार। हाँ। और 2014 के बाद 2015 का विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में फैला दिया गया कि हाँ रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। कौन सा रिजर्वेशन खत्म हो गया? तो लगातार जब आप झूठ बोलेंगे तो इसका जवाब ये कह सकता हूं कि राजनीति में जो प्रैक्टिकल साइड है, और हम सब ने यहाँ अच्छे तरीके से देखा है, वहां ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है तो उसमें तमाम राजनीतिक दल जो हैं दोषी हैं। जैसे काले धन की तरह है, काले धन का इस्तेमाल तमाम राजनीतिक दल करते हैं। अब ये कहना कि केवल विपक्ष करता है, आपको बताओ 5 राज्यों में चुनाव होगा। नहीं एक्चुअली क्या होता, उन्होंने शुरुआत में क्योंकि ये कहा भी था, अब उन्होंने ठीक है, कांग्रेस ने भी झूठ बोला, सब मान रहे हैं झूठ बोला, आरक्षण वाली बात कहीं से दूर दूर तक नहीं थी, संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, स्थिति सब पैदा करना चाहते हैं। ठीक, लेकिन इधर से जवाब दिया गया। अब ये पॉइंट है उनका कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलना चाहिए। क्यों? पॉलिटिक्स चुनाव कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है? चुनाव में अगर जा रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, क्यों नहीं बोलना चाहिए पॉलिटिकल बात? और प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा रैलियां की हो रही है, सबसे ज्यादा रोड शो हो रहा है, सबसे ज्यादा कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं को नहीं बोलना चाहिए। जिसको सबसे ज्यादा बोलना आता है वो ना बोले, ये कैसे हो सकता है भाई? अभी उन्होंने एक बार बात की, मोदी की गारंटी से हो जाता काम। खूब दबा के उन्होंने बोला, हर जगह बोला, हर लेवल पे बोला गया। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मोदी की गारंटी तो सबसे बड़ी ताकत है उन लोगों की, जो ये सिर्फ करंट लाने के लिए किया जाता है। ये जो इशू है ना विचारधारा वाला, वो करंट लाने के लिए, अदरवाइज ताकत के आधार पे कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है बार बार कि कांग्रेस जो है वो प्रो मुस्लिम पार्टी है या मुसलमानों का। अच्छा, हाँ, इसमें तो हम आए ही नहीं अभी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उसका क्या है। कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है, 1948 में, जनवरी 1948 में जो आचार्य कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे, आचार्य कृपलानी गए पाकिस्तान, गए कराची, उस समय कैपिटल था, राजधानी थी, और वहां जाके उन्होंने बयान दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने कि वहां जो पाकिस्तान में और जमाने में बड़ी संख्या में हिंदू पॉपुलेशन वहां पर थी, और कहा कि अगर उनका कोई बाल बांका हुआ तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है, मतलब कांग्रेस पार्टी की, कि उनके हित की रक्षा करें। ये 1948 का एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कांग्रेस प्रेसिडेंट का। पंजाब की पूरी एक लंबी, पंजाब में जो अलगाववाद की बात चली, उस झगड़ा किस बात का था? पंजाबी सूबे की बात थी। इंदिरा गांधी ने अंतिम समय तक उस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हुकुम सिंह कमीशन की रिपोर्ट थी, बहुत सारी चीजें थी, तमाम चीजें। उसके बाद 1999 में जनवरी 1999 में कांग्रेस कार्य समिति ने, जो सोनिया गांधी अध्यक्षा थी, एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन की एक लाइन मैं आपको सिर्फ सुना देता हूं। वो लाइन ये थी कि हिंदुइज्म इज अ सोल गारंटर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अगर मैं आपसे ये नहीं कहता कि कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, तो आप ये समझते कि शायद ये भाजपा का या किसी और राजनीतिक दल का ये कथन है। हिंदुइज्म इज अ सोल गारंटर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। फाइन। ऐसी राजनीतिक दल जिसके वीएन गाडगिल, जिसे दीपक उसको मैं इसलिए रोक रहा हूं, आपने कहा कि ऐसी पार्टी को मुस्लिम पार्टी कैसे कह सकता है? बताइए। ठीक है, बस एक चीज कहूंगा, विठल गाडगिल जो कांग्रेस के आइडियोलॉग थे, बार बार कहते थे कि अगर पूरे के पूरे देश के मुसलमान 18% 16% वोट दे दे तो भी हम कभी 82% से हम कैसे जीतेंगे? सर एग्जैक्टली, मैं आप चलिए, आपने जो बोला, मैं ये कह रहा हूं, इस चुनाव में मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? और ये आरोप नहीं है, ये सवाल है केवल। देखिए, मैंने इस सब चीजों का अध्ययन किया है, और ये चीजें जो होती हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स टू टू टैंगो।
एक किसी राजनीतिक दल का किसी समुदाय विशेष के साथ में किस तरह का संबंध है, ये इसमें बहुत, इसकी हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों ने बहुत ज्यादा मतलब उसके खिलाफ वोट दिया। 1977 में कांग्रेस क्यों हारी? इस इलेक्शन में क्या हो रहा है सर? नहीं, इस इलेक्शन में देखिए जगह जगह को उसके ऊपर निर्भर करता परिस्थितियों के ऊपर। हम अगर जाते हैं बंगाल जाते हैं तो कांग्रेस को कोई वोट नहीं नजर आता है वहां ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी को 50% बहुसंख्यक वोट भी मिलता है। आज जो समाजवादी पार्टी के साथ समस्या ये है कि वो अल्पसंख्यक का वोट मिल रहा है, बहुसंख्यक का वोट कम मिल रहा है। अगर वो अनुपात बराबर हो जाए, जो अभी हमने अभी तेलंगाना में देखा, तेलंगाना में कांग्रेस को बहुसंख्यक भी वोट मिला, अल्पसंख्यक भी मिला। ऑब्वियसली मुसलमान जो है वो वोट बीजेपी के खिलाफ कर रहा है, जहां जो उसको दिखेगा मजबूत है बीजेपी के खिलाफ उसको वो वोट कर रहा है, तो फैक्ट इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला वो कांग्रेस के पीछे खड़ा है। अब इसको बीजेपी इस तरीके से इसकी को बीजेपी इस तरीके से खड़ा पेश करती है कि ये देखो ये तो मुसलमानों के वोट के लिए करते हैं सब कुछ जो करते हैं। भारतीय जनसंघ का इतिहास है, वहां एक मुसलमानों का एक तबका भारतीय जनसंघ के साथ रहा और कई उनके लीडर बने जो राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचे। और दिल्ली गढ़ था भारतीय जनसंघ का और वहां के ऊपर मुसलमान उनका समर्थन करते थे, अनेक नेता थे।